हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो हम लोग सर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। खत्म हो जाएगा सर आज। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी जो हमने अभी तक किया। जो लास्ट लेक्चर में स्पेशली हम लोगों ने किया एन्युटी से रिलेटेड, उसी से ही मिलते जुलते अब आगे के टॉपिक्स हैं। बहुत सिंपल है, फटाफट से खत्म हो जाएंगे सर। चलो स्टार्ट करते हैं। लोन एमोर्टाइजेशन एंड कैपिटल रिकवरी। लोन एमोर्टाइजेशन होता है कि आपने किसी से लोन लिया, ठीक है, उसको आपने वापस भी करना है, बिल्कुल करना है सर। उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा और उसमें इंटरेस्ट अमाउंट भी होगा, बिल्कुल होगा। अब वो कहता है कि आपने 1,00,000 रुपए का लोन ले लिया, तो आप ये बताओ, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, तो ये कहता है कि ये बताओ सर इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। इंस्टॉलमेंट क्या हो गया सर? एन्युटी तो हो गया। एन्युटी क्या है? एक फिक्स्ड अमाउंट हर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों ने देना है या लेना है, वही चीज लोन में है। If we receive some amount from the lender at a given rate of interest for a given period, then we can calculate the amount of installment. Constant periodic flow. This is nothing but annuity. Annuity में भी यही कहा था हम लोगों ने कि for a fixed period at a fixed rate आप लोग कुछ पैसा या तो डिपॉजिट करवाते हो या फिर विड्रॉ करते हो, ठीक है ना, या पे करते हो या लेते हो किसी से। तो उस केस में आर निकालना आपको, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। अदरवाइज हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है ना। जितनी वैल्यू है इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यही करते हैं हम लोग। तो अगर आर निकालना है आप लोगों को, सो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ गिवन पीरियड, ठीक है जी। और इसका जो रेसिप्रोकल है दैट विल बी द रिकवरी। अगर किसी से रिकवर करना आप लोगों ने, सपोज यू हैव बोरोड अ 3-year लोन ऑफ 1 लाख एट 9% फ्रॉम योर एम्प्लॉयर टू बाय अ मोटरसाइकिल। आपने 1,00,000 रुपए का लोन ले लिया 9% के हिसाब से। इंटरेस्ट कितना बना? 9,000 रुपए, ठीक है। इफ योर एम्प्लॉयर, पहले साल का 9,000 रुपए बनेगा। इफ द एम्प्लॉयर रिक्वायर्स 3 equal year end repayments, then the annual installments will be, annual installments का मतलब R आएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 9%, कितने साल का? 3 years का, ठीक है। 9% 3 years का, तो उसकी वैल्यू आप लोगों के पास आएगी 2.531। टेबल से देख लेना, मैं टेबल नहीं दिखा रहा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी वाले टेबल में आपको ये मिल जाएगी 9 years की, सॉरी 9% पे 3 years की वैल्यू। तो आपके पास जो एनुअल रीपेमेंट है दैट विल बी 39,510। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है सर। जो एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट है वही लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है जी। तो उसने टेबल बना के दिखा दिया कि टेबल के हिसाब से अगर करें तो कैसे होगा। उसमें से उसने कहा कि टोटल पेमेंट इतनी की, इंटरेस्ट था 9,000 का, प्रिंसिपल रीपेमेंट थी 30,510 की, तो बैलेंस कितना बचा, ठीक है ना। ये बैलेंस कैसे आया? 1 लाख माइनस प्रिंसिपल पेमेंट, ठीक है। तो ये बैलेंस बचा। अगली बार इसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट लगा दिया हम लोगों ने, प्लस टोटल पेमेंट थी, तो बैलेंस कितना हुआ, उसके बाद बैलेंस कितना बचा, फिर हमने पेमेंट की सर, ठीक है। तो इस तरह से रीपेमेंट आपकी हो जाएगी। चलो सर, उसके बाद आया एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट इज परपेचुटी। परपेचुटी क्या होता है कि आप कहते हो कि हमने 10 साल के लिए कोई पैसा लगाया, जैसे कि कोई कई बार इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं, वो कहते हैं कि सर आप 10 साल के लिए पैसा दो, प्रीमियम दो, उसके बाद हम आपको आपकी, जब तक आप जिंदा हो, आपकी लाइफ टाइम के लिए हम आपको इतने पैसे हर महीने या हर साल देते रहेंगे, राइट। So these are the periodic payments or the receipts begin on a fixed date. Starting date हमें पता है, लेकिन कब तक चलेंगी पता नहीं सर, indefinitely चलती रहेंगी, and continue indefinitely और perpetually। कहता कोई एंड डेट नहीं है उसका, स्टार्टिंग डेट तो है लेकिन वो कहता है एंड डेट कोई नहीं है। वो कहता है कि सर जब तक जिंदगी है चलती रहेगी, आपको देते रहेंगे हम लोग, कोई लास्ट, कोई एंड डेट नहीं है। अगर आप 100 साल जियोगे 100 साल चलता रहेगा आपका, ठीक है ना। Fixed coupon payments on the permanently invested irredeemable sums of money are the prime examples of perpetuities. वही चीज है, इंश्योरेंस करवाई आपने, वो कहते हैं सर हमें 10 साल प्रीमियम दो पहले, उसके बाद हम आपको जिंदगी भर आपको उसका इंटरेस्ट देते रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपको मंथली इतना देते रहेंगे सर, या ईयरली इतना देते रहेंगे। तो वो सब चीजें जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी में होती है।
ठीक है जी, क्लियर है। तो इसके लिए क्या है, कहता बहुत सिंपल सी चीज है, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जो हमें मिलता है उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करेंगे सर, आर डिवाइडेड बाय आई कर देंगे, बस आर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं सकता सर इसमें। आर है जो हर पीरियड में हमें हर फिक्स पीरियड के बाद आएगा, डिवाइडेड बाय आई जितना इंटरेस्ट आएगा। डिस्काउंटिंग है बेसिकली, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, डिस्काउंटिंग के लिए इंटरेस्ट रेट यूज हो गया, और जो अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, दैट इज योर आर, दिस इज योर एन्युटी, राइट, दिस विल सर्व एज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, चलो, रमेश वॉन्ट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3000 अ मंथ, वो कहता है रिटायरमेंट के बाद वो चाहता है कि हर महीने 3000 रुपए मिलता रहे। He wants to pass this monthly payment to the future generation after his death, वो कहता है उसकी डेथ के बाद भी वो चाहता है इसकी फ्यूचर जनरेशंस को मिलता रहे पैसा। He can earn an interest of 8% compounded annually. How much will he need to set aside to achieve the perpetuity goal? तो R कितना है 3000, I कितना है 8%। ठीक है जी, सर यहां पर गलत है, इन्होंने कंपाउंडेड एनुअली लिखा है और इन्होंने इसको मंथली के हिसाब से किया है, या तो यहां पर इसको मंथली कर लो। अच्छा 3000 अ मंथ है, ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने 3000, क्योंकि हमें जो 3000 है दिस इज पर मंथ, दिस इज पर मंथ चाहिए हमें, इसलिए जो आई है वो उन्होंने पर मंथ का निकाल लिया। ठीक है, कि अगर 8% पूरे साल का है तो पर मंथ का कितना होगा, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला, कि 3000 की प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई सर। इफ ही वांटेड द पेमेंट्स टू स्टार्ट टुडे ही मस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द फंड्स टू हैंडल द फर्स्ट पेमेंट। अगर वो कहता है कि आज ही उसको पेमेंट करनी, आज ही उसको चाहिए कि स्टार्ट हो जाए, कहता है इसमें 3000 रुपये और जोड़ दो जो आज की डेट में चाहिए, बाकी 4,49,775 उसके पास पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, विच प्रोवाइड्स द इमीडिएट पेमेंट ऑफ 3000 एंड लीव्स दिस फंड्स टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर पेमेंट्स। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है सर। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोइंग परपैचुटी, ग्रोइंग परपैचुटी होता है कि हर साल एक फिक्स्ड रेट ऑफ ग्रोथ पे वो ग्रो करता रहेगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी करना है, राइट, जितना इंटरेस्ट माइनस जितना ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट से क्या होगा सर, उतनी अमाउंट एक्स्ट्रा आ जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा उतना कम हो जाएगा। ठीक है, assume that the discount rate is 7% per annum, how much would you pay to receive 50 growing 5% annually? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत। चलो जी, सिंकिंग फंड पे आते हैं। सिंकिंग फंड इज व्हाट, हम कुछ पैसा निकाल कर साइड रख लेते हैं फॉर द फ्यूचर कंटीजेंसीज। इट इज अ फंड क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। मैंने कहा कि मुझे 5 साल के बाद घर बनाना है अपना, तो उसके लिए क्या है, मैं आज से कुछ पैसा हर महीने निकाल के साइड रख देता हूं। इट इज द फंड क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस बाय द वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स ओवर अ टाइम पीरियड एट अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। द साइज ऑफ सिंकिंग फंड डिपॉजिट इज कंप्यूटेड फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू, फिर वही एन्युटी वाला आ गया सर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, वेयर FVA इज द अमाउंट टू बी सेव्ड, R इज द पीरियोडिक पेमेंट एंड N इज द पेमेंट पीरियड। ठीक, मैं कहता हूं कि 5 साल के बाद मुझे कुछ पैसा चाहिए घर बनाने के लिए, तो वो घर बनाने का क्या है, वो स्पेसिफाइड पर्पस है, उसके लिए मैं हर मंथ कुछ पैसा निकाल के साइड रख देता हूं। ठीक, अब तो कितना पैसा चाहिए, फ्यूचर वैल्यू हो गया कि मेरे को 5 साल के बाद कितना पैसा होगा, पीरियोडिक पेमेंट्स करूंगा, दैट इज R, राइट। चलो, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। मैंने कहा 10 साल के बाद मुझे 3 लाख रुपीज चाहिए, सो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू बिकॉज आई वॉन्ट दिस 3 लाख रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स, एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, तो आई हैव गॉट द फ्यूचर वैल्यू विद मी इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। तो फ्यूचर वैल्यू आ गया हमारे पास, यहां पर R की वैल्यू नहीं है। वो कहता है हर साल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज एन्युटी, कि एट द एंड ऑफ ईयर यू आर इन्वेस्टिंग सम अमाउंट, दैट इज नथिंग बट एन्युटी। तो आप लोगों को एन्युटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, और फ्यूचर वैल्यू 3 लाख
एन 10 आई इज इक्वल टू 10, तो आर की वैल्यू निकाल लेंगे डिवाइड करके 15.9374248 से डिवाइड करेंगे सर। ये आपको कहां से वैल्यू मिलेगी सर? टेबल से मिलेगी। कौन से टेबल से सर? फ्यूचर वैल्यू टेबल से, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वाले टेबल से। ठीक है, 10% पे 10 ईयर्स का अगर देखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी वहां पर। सो दिस इज द अमाउंट दैट यू नीड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर टू गेट 3 लाख रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स, 10 at 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, चलो सर अगला आ गया। ABCL कंपनी हैज इशूड द डिबेंचर्स ऑफ 50 lakhs टू बी रीपेड आफ्टर 7 years. How much should the company invest in a sinking fund earning 12% in order to be able to repay the debentures? वो कहता है कितना हर साल उन्हें सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि 7 साल के बाद वो 50 लाख रुपए दे सके। तो सिंपल है सर, 50 lakhs डिवाइडेड बाय क्या आएगा सर? फ्यूचर वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे यहां पे किया था हमने, कितने परसेंट पे? 12% पे, कितने साल का? 7 years का। तो फिर से फ्यूचर वैल्यू टेबल अगर रेफर करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 10.089 एंड दिस इज द अमाउंट दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ सिंकिंग फंड एवरी ईयर टू गेट 50 लाख रुपीज फॉर रिडम्पशन आफ्टर 7 years। ठीक, चलो सर क्वेश्चन नंबर 23। Bank of Delhi pays 8% interest compounded quarterly on its money market account. The managers of the Bank of Gurgaon want its money market account to equal the Bank of Delhi's effective annual rate, but the interest to be compounded on the monthly basis. What nominal or quoted or the APR rate must the Bank of Gurgaon set? अब वो कहता है उसके इफेक्टिव एनुअल रेट के बराबर वो अपना रेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सर जो बैंक ऑफ दिल्ली है इसका, क्योंकि इसकी कंपाउंडिंग क्या है? क्वार्टरली है, तो इसका इफेक्टिव रेट जो होगा वो एक्चुअल रेट से थोड़ा हायर होगा। हमने इफेक्टिव रेट पे बात की थी, ठीक है, क्योंकि जब मिडवे कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो सर उसमें प्रिंसिपल भी है, उसमें इंटरेस्ट भी है। ठीक, तो एक्चुअल जो पूरे साल का इंटरेस्ट है वो 8%, वो जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी तो इंटरेस्ट कमा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बैंक ऑफ दिल्ली इफेक्टिव एनुअल रेट इज दिस। कैसे? 1 + i to the power 4। यहां 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है सर। क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो एक साल में कितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी? 4 ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो n = 4 - 1। ठीक है, 1.0824 - 1, तो 8.24% जो है वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब कहता है जो गुड़गांव का बैंक है वो भी कहता है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हो कि हमारा इफेक्टिव रेट इसके सेम आ जाए, इसके बराबर आ जाए। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि जिससे उनका जो इफेक्टिव रेट है दैट कम्स आउट टू बी सेम। अब इस केस में हमने 12 से डिवाइड क्यों किया और पावर 12 क्यों ली? क्योंकि जो बैंक ऑफ गुड़गांव है उसकी जो कंपाउंडिंग है दैट इज ऑन मंथली बेसिस। उसकी जो कंपाउंडिंग है दैट इज ऑन मंथली बेसिस, तो इसलिए हमने i को डिवाइडेड बाय 12 किया और टू द पावर 12 किया। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो i की वैल्यू आएगी 7.94%। अब सर एक चीज देखो, जो बैंक ऑफ दिल्ली था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, जिससे उसका इफेक्टिव रेट निकला 8.24। बैंक ऑफ गुड़गांव का है रेट इज 7.94%, जिससे कि उसका इफेक्टिव रेट निकला 8.24। ठीक है, उनका जो बेसिक रेट है दैट इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस बट द इफेक्टिव रेट कम्स आउट टू बी द सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कंपाउंडिंग कर रहे हैं। जो दिल्ली है वो क्वार्टरली कर रहा है, जो ये है वो मंथली कंपाउंडिंग कर रहा है। तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब मंथली कंपाउंडिंग होगी तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होगी, ज्यादा होंगी तो कम रेट भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। The two banks have the different quoted rates. The Bank of Delhi's quoted rate is 8% while the Gurgaon's is 7.94%. However, both the banks have the same effective annual rate of 8.24%. The difference in their quoted rate is due to the difference in compounding frequency.
ठीक, समझ में आ गया। चलो सर, ये लास्ट के टॉपिक बहुत सिंपल थे, एन्युटी से रिलेटेड ही थे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज एन्युटी वाला पार्ट, और उससे पहले का पार्ट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, राइट। सो गाइज, इसके साथ हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हुआ खत्म। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है सर। लो, समरी आ गई उसके बाद, ठीक है जी। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो लो भैया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी हुआ खत्म, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ ना कुछ लेकर आएंगे YouTube पर ही आप लोगों के लिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि वहां पर कुछ जबरदस्त अपडेट्स मिलने वाले हैं इन द कमिंग डेज, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स दैट यू विल बी गेटिंग इन द टेलीग्राम। सो आई वांट यू पीपल टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड द टेलीग्राम ग्रुप। बाकी आप लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां पर आप लोगों को बुक्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइज, स्टे ट्यून्ड टू KSJ टीचिंग, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।